फ्रेंड्स, हरियाणा जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम होना है 13 नवंबर को और उसी के प्रिपरेशन के लिए सीआरपीसी की सीरीज़ में हम क्विक रिवीजन कर रहे थे। पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है जहाँ हम चैप्टर 12 से आगे का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सीआरपीसी 1973 का हरियाणा जुडिशरी प्री एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन है ये। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस वीडियो अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना तो बहुत सारे एमसीक्यू आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13। प्रीवियस पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों में हम चैप्टर 11 तक कवर कर चुके हैं। अगर दोनों वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, वहाँ जाकर इनको ज़रूर देख लें। देखिए, सिर्फ इम्पॉर्टेंट कवर नहीं कर रहे हैं हम, एक तरह से सीआरपीसी का क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी कोने से पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। इट इज़ प्री ओरिएंटेड। ये जितने भी 4 या 5 जो पार्ट बनेंगे सीआरपीसी के, अगर आपने इनको देख लिया, डेफिनेटली आई एश्योर यू दैट यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन प्री एग्जाम इन सीआरपीसी पॉइंट ऑफ व्यू। और सेम ऐसे हम सीपीसी, एविडेंस और हिंदू लॉ, सभी हरियाणा का पूरा सिलेबस और राजस्थान का पूरा सिलेबस ऐसे कवर करने वाले हैं। चलिए डिले नहीं करते हैं, अपना रेडी गेट सेट, अपने साथ बेरक ले लीजिए, हाइलाइटर, एक नोट और पेन पेपर ले लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो स्लाइड्स में नहीं आ पाएंगी तो उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें। जो चैप्टर 12 है आपका, ये 154 से लेके 176 तक है और ये बात करता है इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन करता कौन है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन 2 के H में डिफाइन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन H उसका जो है वहाँ पे डिफाइन है। इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस डन बाय पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अब 154 जो है ये कॉग्निजेबल केस की बात करता है। कॉग्निजेबल केस कहाँ डिफाइन है? 2 के C में, और नॉन कॉग्निजेबल कहाँ डिफाइन है? 2 के L में। तो पहले हम 2C यानी कॉग्निजेबल केस की बात करते हैं। ऐसे केसेस जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल कॉग्निजेबल बताता है, कुछ लोग इसको ईयर से कनेक्ट करते हैं कि 3 साल से ज़्यादा है, कम है। नहीं, दैट इज जस्ट ए प्रिजम्पशन कि फर्स्ट शेड्यूल में लोगों ने अपना हिसाब से बना लिया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट शेड्यूल ओनली। अब यहाँ पे बात आती है FIR की। FIR हालांकि यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि FIR कहाँ मेंशन है तो FIR वर्ड जो 207 में मेंशन है, सेक्शन 207 ऑफ CRPC, वहाँ पे FIR वर्ड मेंशन किया गया है। अब FIR मतलब पहली इन्फॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होगी वो ओरली दी जा सकती है। किसको? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, और वो उसे राइटिंग में रिड्यूस करेगा। यानी कि जब FIR कोई लिखवाएगा तो वो ओरली भी लिखवा सकता है और वो रिटर्न में भी दे सकता है। अब वो ओरली देगा तो वहाँ पर जो SHO साहब होंगे वो उसको या तो खुद लिखेंगे या उसे लिखवाएंगे, और आफ्टर दैट उसमें जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसमें साइन होंगे। साइन लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये सिग्नेचर होने की वजह से ये 162 का पार्ट नहीं बनता है। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिए, FIR इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि देखिए, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की हम बात करें तो इस पुलिस रेगुलेशंस के साथ में काम करती हैं। जो पुलिस रेगुलेशन मैनुअल है, पुलिस एक्ट है, वो उसके साथ काम करता है। रिटन में दियो या ओरल में दियो, दोनों ही हालात में उसको लिखा जाता है। बट एज पर CRPC ओरली दिया है तो लिखवाएगा, रिटन में दिया है तो ठीक है, साइन कराएगा। साइन कराने के बाद एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे देगा। एक कॉपी मिल गई इन्फॉर्मेंट को। अब कॉपी मिलने के बाद अब यहाँ दूसरी बात आती है प्रोवाइजोज की। देखिए, 2 प्रोवाइजो यहाँ पे। एक प्रोवाइजो आपको याद रखना 2013 के हिसाब से, एक जो प्रोवाइजो है वो है 2013 में आया था ये प्रोवाइजो। इसमें क्या कहा था कि जो 326A, 26B, 354, 54A, B, C, D, 376 ये सारे के सारे जो हैं इस तरह के अगर ऑफेंस किए जाते हैं तो वो वुमेन ऑफिसर से लिखे, यानी महिलाओं के खिलाफ किया गया अपराध। IPC में आपको पता है महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध कौन कौन से आते हैं। अगर उनसे कोई अपराध है तो महिला की रिपोर्ट एक महिला पुलिस ऑफिसर ही लिखेगी। ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे।
दूसरी चीज़ यहाँ एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो इसने नहीं दे रखी है, ये पुराना बेयर एक्ट है, शायद आपके पास नया होगा, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब ये जो 376 ABCD आया ना अप टू डी तक, इसको 2018 में और अमेंड किया गया है। जितना हिस्सा मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ये अमेंड किया गया है। इसमें क्या हुआ है कि जो 376 में आपको ध्यान हो आईपीसी में कुछ धाराएं ऐड की गई थी, जैसे कि 376 AB, 376 DA, 376 DB, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। जितना पोर्शन मैंने ब्लू किया है ये 2018 में भी चेंज हुआ है, नए बेयर एक्ट में आप देख लीजिएगा। वहाँ पे हो जाएगा आपका 376A, 376 AB, B, C, D, DA, DB, जो मैंने ब्लू किया वहाँ पे ये हो जाएगा। तो दो अमेंडमेंट पूछी जा सकती हैं, एक आपकी 2013 की है, एक आपकी 2018 के 13 एंड दिस इज 18 में जो ब्लू पोर्शन है। अब दूसरा प्रोवाइजो क्या है कि अगर 354 ABCD और 376 का कोई अगर ऐसा है, ये सेम चीज़ यहाँ भी है, जो मैंने वहाँ ऊपर ब्लू में बताया था, ये सेम चीज़ यहाँ भी है, नए बेयर एक्ट में है, इसमें नहीं है, अप टू डी तक। यहाँ भी 2018 में उसको इंसर्ट किया गया था। अब ये भी क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है कि मान लीजिए जो ऐसे यहाँ 326 नहीं है, ग्रीवियस हर्ट वाला नहीं है, एसिड थ्रो वाला नहीं है, यहाँ 354 से स्टार्ट है, वो रिज्म, ठीक है, आपने सब पढ़ा होगा वहाँ पे। तो उन चीज़ों में क्या है, ये अगर कुछ इस तरह का अपराध होता है तो वो महिला क्या है, अगर वो परमानेंट या टेम्परेरी फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है, तो जो इन्फॉर्मेशन अगर वो देना चाहती है तो पुलिस वाला उस इन्फॉर्मेशन को उसके रेजिडेंस पे लिखेगा, जो रिपोर्ट लिखना चाहता है, लिखवाना चाहता है, वहाँ पे जहाँ पे लिखेगा या कन्वीनियंट प्लेस पे, उसकी चॉइस का होगा। और एक स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर, क्योंकि वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, तो एक वहाँ पे इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर भी होगा। सेकेंड थिंग इज दैट इट शुड बी वीडियोग्राफ्ड। और पुलिस जो है यहाँ पे जो स्टेटमेंट लेगी, जब फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड की हम बात कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे 164 के बयान भी करवाएगी। तो ये आपका FIR का लिखने का तरीका हो गया। अब यहाँ तक तो पुलिस स्टेशन रोल में था। अब क्या होता है कि पुलिस वाला कर देता है मना, आई विल नॉट राइट। जब पुलिस वाला मना कर देगा तो यहाँ पे रोल में आता है 154 का 3। ये कहता है कि जी अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता है थाने में तो आप SP को बाई पोस्ट अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी FIR रिटर्न में भेज सकते हो, एंड SP विल ऑर्डर द पुलिस स्टेशन, या तो वो खुद लिखवाएगा या खुद उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा या करवाएगा। यानी कि ये रेमेडी है जब पुलिस आपकी FIR लिखने से मना कर दे। दूसरी रेमेडी 156(3) में भी है, हम उसकी भी बात करेंगे, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से लिखी जाती है। 3 तरह से FIR है। पहली, आप जब पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो आप SP के पास गए, SP ने भी नहीं सुनी तो आप मैजिस्ट्रेट के पास चले गए इन 156(3). ये आप याद रखिएगा। 155 अब आ जाइए, ये बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन है 2K(L) में। नॉन कॉग्निजेबल में NCR रजिस्टर होता है एक पुलिस स्टेशन में। जब भी कोई बंदा जाता है नॉन कॉग्निजेबल के लेके तो NCR में लिखा जाता है और उसे डायरेक्ट कर देते हैं, रेफर कर देते हैं मैजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्मेंट को। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि पुलिस ऑफिसर सेल नॉट इन्वेस्टिगेट, यानी कि बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ही कांट इन्वेस्टिगेट इन नॉन कॉग्निजेबल केस। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि पुलिस वाले के पास सारी पावर होंगी जब उसको ऑर्डर मिल जाएगा, किसका, मैजिस्ट्रेट का, कॉग्निजेबल केस वाली इन्वेस्टिगेशन करने में, लेकिन एक्सेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट, तब भी वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बात करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में कई बार पूछा गया है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लें। अब मान लीजिए 3 या 4 ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें से कोई एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बाकी नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस केस में पूरा का पूरा केस जो कॉग्निजेबल हो जाएगा और 154 में ट्रीट होगा। ये आपका कह रहा है। भले ही इसके मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऑफेंसेज हैं। अब ये 5 ऑफेंस जो है ये आपके NC हैं, नॉन कॉग्निजेबल है, और ये एक ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है।
तो अगर एक ऑफेंस भी कॉग्निजेबल है तो पूरा का पूरा केस जो है कॉग्निजेबल हो जाएगा एंड इट विल ट्रीट अंडर 154। यहाँ तक तो था कि इंफॉर्मेशन आती कैसे है। अब आते हैं हम 156 पे। देखिए 156 यहाँ किसके बारे में बात करता है, ये बताता है आपको पुलिस ऑफिसर की पावर टू इन्वेस्टिगेट, कि कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्या पावर है पुलिस वाले के पास। अब देखिए कोई भी पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में, कौन, मिनिमम एसएचओ यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं एसएचओ को, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वही होता है। कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ यहाँ क्या इंपॉर्टेंट आ जाती है कि कोई भी पुलिस वाला, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है बिना ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट के, उसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। आप इसके साथ पढ़ते हैं सेक्शन 125 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ से ये चीज़ निकल कर आएगी। यानी द प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 156 का 3। यहां पे मैजिस्ट्रेट आपसे क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट आपसे, आपने की एफआईआर पुलिस स्टेशन गए, नहीं लिखी गई, आप एसपी के पास गए, नहीं लिखी गई, देन ऑप्शन आता आपके पास मैजिस्ट्रेट का, और वहां पे मैजिस्ट्रेट विल ऑर्डर। कौन मैजिस्ट्रेट होगा, हु इज इम्पावर्ड अंडर वन सेक्शन 190, यानी 190 बात करता है कॉग्निजेंस की। जो मैजिस्ट्रेट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए, जिसका ज्यूरिसडिक्शन वहाँ पे है, वही मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन की। एंड इट इज़ वेरी क्लियर बाय सुप्रीम कोर्ट आफ्टर 2007 दैट मैजिस्ट्रेट इज जस्ट नॉट अ म्यूट स्पेक्ट्रेट। वो सिर्फ चुपचाप नहीं बैठा रहेगा, उसके पास, देखिए आपको प्रोसीजर समझना है तो आप एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वीडियोज हैं उनको देख लें। अगर आपके कोई भी डाउट हो वो डिटेल्स में वहाँ कवर हो जाएंगे, जहाँ हमने अपना वेणु भाई केस के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो उन केसेज में बता दिया गया था कि भी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इंटरफेयर कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें वो एक्सप्लेन में आपको वहाँ मिल जाएंगे, वो वीडियो आप देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री से इतना याद रखें कि 156(3) में वो कर सकता है। अगर इंटरफेयर के लिए पूछ ले तो बिल्कुल कर सकता है, कॉग्निजेंस लेने से पहले भी। अब आता है 157, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और अदरवाइज का मतलब देखिए क्या है, इंटरप्रिटेशन देखिएगा यहाँ पे बेयर एक्ट का। इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है, या तो विक्टिम दे सकता है जिसके साथ गलत हुआ है, एनी पर्सन दे सकता है। एनी पर्सन मीन्स क्योंकि स्टेट के सोसाइटी अगेंस्ट ऑफेंस है, एनी वन कैन ब्रिंग द क्रिमिनल लाइन मोशन। और इसके अलावा कौन दे सकता है, या फिर आपकी पुलिस भी कंप्लेन दे सकती, एफआईआर लिखवा सकती है। मान लीजिए पुलिस वाला कहीं पे गया, उसको कोई मर्डर बॉडी मिली वहाँ पे, अब उसको तो कहीं से इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी, तो इन दैट केस पुलिस वाला वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर कराएगा, और जो इन्फॉर्मेशन पहले रजिस्टर होगी वहाँ पे इन्फॉर्मेंट जो माना जाएगा वो पुलिस ऑफिसर को माना जाएगा। ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है। अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अब 156 में जो एम्पावर है, जिसको पावर मिली हुई है, वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट भेजेगा मैजिस्ट्रेट को। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जाती है, पीआर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विद कॉपी ऑफ एफआईआर, ठीक है। यहाँ पे कॉपी ऑफ एफआईआर जाती है, और वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस ले सकता है, ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, और प्रोसीड इन पर्सन, खुद चला जाएगा स्पॉट पे। इसको आप ऐसे समझिए, छोड़िए बेयर एक्ट में पढ़ा आप लीजिएगा। एसएचओ है, एसएचओ को न्यूज़ मिली, न्यूज़ मिलते उसके दो काम है। पहला काम है वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजेगा किसको, मैजिस्ट्रेट को, जो कि कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरा वो या तो इन पर्सन जाएगा या किसी को डिप्यूट करेगा अपने जगह नीचे, उसको भेजेगा सबऑर्डिनेट को ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट किस पे, जहाँ ऑफेंस हुआ है वहाँ एविडेंस कलेक्ट करेगा, एक्यूज्ड कोई अगर है तो उसको अरेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे काम एक साथ होंगे, ये 157 कहता है। अब जो ये रिपोर्ट जाएगी, क्या ये डायरेक्ट चली जाएगी, नहीं, ये रिपोर्ट जाएगी 158 के तहत, यानी कि थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने रूल बना सकती है कि वो डीएसपी के थ्रू जाएगी या एसपी के थ्रू जाएगी।
अब जाने के बाद मैजिस्ट्रेट की पावर इन्वोक होती है 159। हायरार्की समझ लीजिए, बेरेक्ट अपने आप याद हो जाएगा। 157 में एक चीज़ और आ जाती है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो क्या आ जाती है। अब प्रोवाइजो है कि कब मना कर सकता है पुलिस वाला, जब पुलिस वाले को बाय नेम कोई एफआईआर आती है, बाय नेम, और केस जो है सीरियस नेचर का ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन तो पुलिस वाला मना कर सकता है। तीसरा है कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को ये लगता है कि नो सफिशिएंट ग्राउंड एंटरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, ये इसका दूसरा ग्राउंड है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों के दोनों ग्राउंड वो इस रिपोर्ट में मेंशन करेगा जो रिपोर्ट 158 के थ्रू मैजिस्ट्रेट के पास जा रही है। 158 इज अ गेटवे थ्रू विच द रिपोर्ट गोज टू द मैजिस्ट्रेट थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। कौन होगा सुपीरियर ऑफिसर? डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे कहता है कि भाई जो विक्टिम है उसके रेजिडेंस पर, उसकी चॉइस के प्लेस पर ही उसके बयान महिला अफसर के द्वारा लिखे जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हिज गार्जियन, पेरेंट्स या सोशल वर्कर ऑफ लोकेलिटी। उनकी प्रेजेंस में उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ये इसने बता दिया जब आप वहाँ पे ऑन द स्पॉट चले जाओगे उस कंडीशन में, अगर आप उसकी स्टेटमेंट लिखनी है तो दो कारण हो गए जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइजो को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए उसने अभी मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचा और मैजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये जो मना कर रहा है गलत मना कर रहा है, इन ग्राउंड्स के बाद इन्वोक होता है 159। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जब वो कॉपी उसको रिसीव हो जाएगी वो इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकता है जैसा उसको उचित लगता है, या वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करा सकता है जैसा भी सीआरपीसी में प्रोविज़न है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम कहाँ कराते हैं? 202 में कराते हैं। 202 का 1 पढ़ के देखिएगा, वहाँ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑप्शन दे रखा है मैजिस्ट्रेट का। तो मेरे ख्याल से 156, 7, 8 और 9 ये सारे के सारे सेक्शन एक साथ पढ़ने हैं। 156 में आपको पावर मिलती है, 157 में आप शुरू करते हो, मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजते हो, थ्रू 158 भेजते हो। अगर आप मना करते हो, एसएचओ हो मना कर दिया, तो 159 में मैजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन करो। दिस इज द सिंपल थिंग, इतना ही पूछा जाता है। अब आता है 160। 160 बात करता है नोटिस देने की। ये यहाँ पे किसी को भी नोटिस दे सकता है। नोटिस देखिए दो जगह पे देता है पुलिस वाला। 41A में नोटिस जाता है किसको? एक्यूज्ड को। 160 में नोटिस जाता है किसको? विटनेस को। 91 में नोटिस जाता है किसी भी इंडिविजुअल को टू प्रोड्यूस द थिंग। पुलिस वाला रिटर्न ऑर्डर कहाँ कहाँ जारी करता है देखिए, इनको भी साथ में याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि जब पुलिस वाले ने किसी को आदेश दे दिया तो वहाँ पे उस व्यक्ति को आना पड़ेगा। लेकिन एक प्रोवाइजो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इस प्रोवाइजो को आप जरूर याद रखें। 2013 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। जो अमेंडमेंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपकी अमेंडमेंट थी यहाँ तक। यहाँ है कि नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड एज ऑफ 65 ईयर्स, कोई भी पुरुष लड़का 15 साल से कम और 65 से ज़्यादा, उसको थाने में नहीं बुलाया जाएगा। ये याद रखिए, इससे यहाँ से MCQ बनेगा आपका, मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या है कि ये एज सिर्फ मेल के लिए है, ये याद रखना। वुमेन के लिए कोई एज नहीं है, किसी भी वुमेन को नहीं बुलाया जाएगा। एज अ विटनेस बात कर रहे हैं हम, विटनेस के तौर पे आप उसे नहीं बुला सकते। दूसरी बात क्या, भाई किसी को विटनेस के तौर पे बुलाओगे तो खर्चा पानी दोगे ना। अच्छा, इनको बुला नहीं सकते तो क्या इनका स्टेटमेंट भी नहीं ले सकते? ले सकते हैं। पुलिस ऑफिसर इनके रेजिडेंस पे जाके इनकी स्टेटमेंट लेगा, और जब घर पे जाके स्टेटमेंट लेगा तो पुलिस वाला उसको एक्सपेंडिचर्स नहीं पे करेगा। बट अगर कोई विटनेस आपका आता है पुलिस स्टेशन तो आप उसको एक्सपेंडिचर भी दोगे। कैसे दोगे? ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऐसे रूल बनाएगी कि कैसे देंगे। अब जो 160 में आ गया या आप चले गए तो उसने आपको बयान दिया, अपना स्टेटमेंट्स दिया, तो स्टेटमेंट को आईओ क्या करेगा? आईओ विल रिकॉर्ड। इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर, वो क्या करेगा? उसका रैंक क्या होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एसआई से नीचे नहीं होता है जनरली, एएसआई एसआई से नीचे नहीं होता है।
तो वो वहां पे क्या करेगा, उनको राइटिंग में रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब भाई राइटिंग में तो रिड्यूस करेगा, लेकिन क्या वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बाउंड है? नहीं। अदर देन क्वेश्चंस विच वुड हैव टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू ए क्रिमिनल चार्ज। अब यहां पे आ जाता है केस, लिख लीजिए, नंदनी सतपथी, एक्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, राइट टू साइलेंस। ठीक है, 161 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, राइट टू साइलेंस, आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेल्फ इंक्रीमेटरी स्टेटमेंट्स आपको नहीं देनी है, ये यहाँ बेर एक्ट में भी क्लियरली लिख दिया लेजिस्लेचर ने कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको क्रिमिनल चार्ज में, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, वो स्टेटमेंट कैसे देगा, टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, टेंडेंसी टू एक्सपोज टू ए पेनल्टी। तीसरी, टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम फॉर फीचर, नन ऑफ अबोव, विच वन इज इनकरेक्ट, ऐसे दे देगा। आप क्या देखोगे, क्रिमिनल चार्ज है, ठीक है, खत्म, पेनल्टी वाला होगा भी, लगा दो, तीनों इंग्रेडिएंट है, नन ऑफ अबोव आंसर होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। फिर आता है थर्ड, बात करता है कि पुलिस ऑफिसर क्या है, उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा, स्टेटमेंट जो दी गई है, और उन्हीं के देगा जो आंसर दे, जिसको आंसर लेने हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, आपको आईपीसी में भी साथ साथ में पढ़ लेना, नोट कर लीजिए, आईपीसी 179, ऐसे क्वेश्चन जो उसको सेल्फ इंक्रीमेशन नहीं है, जहाँ राइट टू साइलेंस नहीं है, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 नहीं है, मतलब जो उसको इन तीन चीज़ों में नहीं फंसा रहा, क्रिमिनल चार्ज में, पेनल्टी में, या फिर फोर फीचर में, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एवरीवन इज बाउंड, और अगर नहीं है तो पिनल प्रोविजन यूज हो सकता है आईपीसी 179 का। यानी 161 में अगर पुलिस वाले को आप बयान देने से मना करते हो तो आपके खिलाफ इसमें वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, इसके साथ रीड विद में आप लिख लीजिएगा आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, उसके साथ आईपीसी 179, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 132, ये सब चीज़ें इनसे कोरिलेटेड है। ऐसे कोरिलेशन बना लिया करें, इससे आपकी चीज़ें ना, जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे आफ्टर द क्लास, इन जो मैंने बताया इन सबको एक बार देखिएगा जाके, तो ये चीज़ आपके माइंड में इतनी परमानेंट स्टोर हो जाएगी, यू विल नेवर फॉरगेट। अब इसमें एक प्रोवाइजो है कि इसका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से, बट दैट इज अ मे आल्सो, यानी मे है, पुलिस वाला चाहे तो भी इसके बयान को रिकॉर्ड भी कर सकता है कि बाद में लिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं, इतने स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है वो यहाँ पे आ जाती है आपकी, जो वही रेप से रिलेटेड जो केसेस आए थे उनसे रिलेटेड है यहाँ पे, ये आपकी 2013 में डाली गई थी, और इसी में एक 2018 में, जहाँ भी देखिए इस टाइप की आपको मिलेगी ना, ये आपने 154 में भी पढ़ी, 2013 में सारे हैं, 2018 में आपका AB, DA और DB ऐड हुआ था 376 का, इतना याद रखिएगा। ये 2018 में है, ये जब आ जाते हैं, और ये आपका 2013 में बाकी पूरा निर्भया वाले केस के बाद हुआ था। ये प्रोवाइजो तो याद कर लीजिए, बहुत जगह आएगा ये प्रोवाइजो। अभी 161 की स्टेटमेंट, 162 इतनी बात कहता है कि जो 161 में आपने स्टेटमेंट दे दी, दोज नीड नॉट टू बी साइन, उनको साइन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि FIR इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ये तो साइन की जाती है इन्फॉर्मेंट के द्वारा। ये भी दी तो आपने किसको है, पुलिस को ही तो दी है, तो यहाँ पे इसका चीज आ जाता है। अब दूसरी आ जाती है 161 के बयान की एविडेंसरी वैल्यू क्या है। एविडेंसरी वैल्यू के लिए दोनों प्रोवाइजो है आपकी। एविडेंसरी वैल्यू क्या है कि जब विटनेस को प्रोसिक्यूशन, इंक्वायरी या ट्रायल में जिसकी स्टेटमेंट राइटिंग में ली गई है, ठीक है, तो उसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, टू कंट्राडिक्ट सच विटनेस अंडर सेक्शन 145। 145 याद कर लीजिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट में कंट्राडिक्शन में यूज होता है, 157 कॉर्पोरेशन में यूज होता है, ये दो सेक्शन याद कर लीजिएगा। अब क्या इसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो आंसर है सब सेक्शन 2 में यस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भैया अगर बंदा मर गया तो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 27 के प्रोविज़न है इंडियन एविडेंस एक्ट में, वहाँ पे क्या है, वो है कि जब पुलिस वाले को आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी और कोई प्रॉपर्टी, कोई आइटम, कुछ ऐसी चीज़ आपने बताया कि गन वहाँ छिपा रखी है और गन वहाँ से मिल जाती है, तो गन वहाँ छिपा रखी है, इतनी स्टेटमेंट आपकी रिलीवेंट हो जाएगी। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो रिलीवेंसी की बात करता है,
तो उस पे और सेक्शन 32 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर भी यूज होगी, और वहाँ पे सेक्शन 27 की प्रोवाइजो में जो स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है वो भी रिलीवेंट मानी जाएगी। अभी जब आप किसी स्टेटमेंट लोगे तो आप सेक्शन 24 यूज नहीं करोगे इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये क्या कहता है? इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस, तीन चीज़ें हैं। देखिए दो जगह पे क्वेश्चन तैयार हो गए, 163 CRPC, सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये नहीं करना है, डराना धमकाना नहीं है अभी किसी को, जो पूछना है प्यार से पूछना है। दूसरी चीज़ क्या है? कोई कुछ बता रहा है तो उसको रोकना भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शेल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन और अदरवाइज, किसी तरह से भी अगर कोई बताना चाहता है तो फ्री विल से बताने भी देना है। अब ये कहता है कि 164 में जो 281 में कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है मैजिस्ट्रेट, और 164 के जो बयान लेगा मैजिस्ट्रेट, वहाँ पे 164 की स्टेटमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेक्शन 163 का। तो यहाँ तक आपने समझ लिया पुलिस का रोल। अब पुलिस के रोल में देखिए थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चन बेल एक्ट से हटकर भी आते हैं। 154 में आपने FIR लिखी, 156 ने आपको पावर दी, 157 में आपने प्रोसीजर शुरू कर दिया, 158 के थ्रू आपने मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजी, 159 में मैजिस्ट्रेट ने डिसीजन लिया, 160 में आपने विटनेस को नोटिस दिया और 161 में आपने उनके स्टेटमेंट लिखवाए, 162 में आपने उनसे साइन नहीं कराए, 163 में आपको बताया गया कि भाई आप उनके खिलाफ कोई भी फोर्स, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस ये सब यूज नहीं करेंगे, सेक्शन 24 के इंग्रेडिएंट इंडियन एविडेंस एक्ट के। देखिए इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर, यही चेन है। अब FIR की एविडेंसरी वैल्यू क्या है? इज डिले इन FIR इज फैटल? तो मैं ये कहूँगा कि FIR से रिलेटेड 2 वीडियो हैं जो बहुत एक्सप्लेनेटरी हैं मेरे लिए, आप उनको जरूर देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने दोनों FIR और इन्वेस्टिगेशन पे ना बहुत एक्सप्लेन्ड वे में बात की है, बेल एक्ट स्पेसिफिक नहीं है वो। वहाँ पे देखिए एविडेंसरी वैल्यू कैसे होगी FIR की, FIR का डिले होता है तो क्या होता है, क्रिप्टो FIR क्या होती है, जीरो FIR क्या होती है, ठीक है। जब अदर देन जुरिडिक्शन में होता है जीरो होती है। अनोनिमस फ़ोन पे अगर कोई FIR करवाता है जो एश्योर ना कर पाएँ, असर्टेन ना कर पाएँ इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेंट, वो क्रिप्टो FIR होती है। तो इस तरह से आप उसको देख लें, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। चलिए 164 पे आते हैं। आई होप आपको 154 से 163 इस चैप्टर पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन निकालता है हरियाणा जुडिशरी। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा। तो 164 कहता है कि अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, आप ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि एक 164 की स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड कर सकता है? भाई मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल, दोनों मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज इक्विवेलेंट टू मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया तो मेट्रोपॉलिटन करेगा, जुडिशियल। लॉजिकली अगर आप समझेंगे ना, अगर आपने सेक्शन 3 पढ़ा है, आपने सेक्शन 29 पढ़ा है, तो मैं बता रहा हूँ ये एक सेक्शन में आपको डाउट ही नहीं आना, दोनों सेक्शन क्लियर करते हैं इस चीज़ को। तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन MP जुडिशरी में पूछा जा चुका है अभी रिसेंट, पिछले साल ही। चाहे उनका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जब उनके सामने किसी बंदे को लाया जाता है। लेकिन कब कर सकते हैं? इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, अगर इंक्वायरी और ट्रायल शुरू हो गया तो भाई फिर वो नहीं करेंगे, फिर करेगा जिसका जुरिस्डिक्शन है। इसलिए यहाँ पे चीज़ दी गई है। प्रोवाइजो यहाँ पे दिया गया है। प्रोवाइजो कहता है कि एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन ऑफ एक्यूज्ड। कोर्ट में जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा ना भाई, वो उसके एक्यूज्ड के एडवोकेट में या एक्यूज्ड की प्रेजेंस में ही होगा। हमेशा एक्यूज्ड के प्रेजेंट में ही होते हैं। इवन रेप केसेस में भी जो कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पर भी कोर्ट इतना ध्यान रखता है कि वो डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो, डायरेक्ट एक दूसरे के सामने ना आए विक्टिम और रेपिस्ट, उनमें थोड़ा सा कोर्ट को देना है, लेकिन वहाँ भी प्रेजेंस रहती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर
अगर किसी पुलिस ऑफिसर को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, क्योंकि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ हिट हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट हिट हो जाएगा, चाहे आपने उसको मैजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है, लेकिन है तो वो पुलिस वाला ही, उसको वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए पुलिस वाले को दिया गया कन्फेशन संस्कृति को नहीं माना जाता है। मैजिस्ट्रेट सेल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, भाई जब भी मैजिस्ट्रेट वो ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, उससे पहले बंदे को बताएगा कि भाई देखो वॉलंटियर हो तो ही दो, आपके खिलाफ इसको एविडेंस में यूज किया जाएगा, कल को फंस जाओगे तुम, सोच लो, अभी भी मौका है, ये बात उसको बताएगा। अब अगर वो फ्री विल से है, ठीक है, तभी देगा। और अगर वो विलिंग नहीं है, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, अगर वो विलिंग नहीं है कन्फेशन देने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट जो है उसकी पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है, पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। पुलिस कस्टडी के बारे में 167 डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बेस आ सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 4 देखिए, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 281 के में दे रखा है कि किस तरह से कन्फेशन रिकॉर्ड होंगी। और वहाँ पे एक नीचे ना फुट नोट लिखता है कि मैंने उसको बता दिया है, तुम फंस जाओगे, तुम्हारे खिलाफ यूज होगा, तुम वॉलंटियर हो तो ही दो, और नीचे अपने साइन करेगा, बस इतना। बिल्कुल देसी हो गए, सिंपल हो के पढ़ो यार चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड हो गए मत पढ़ो। अभी प्री में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत डिटेल स्टडी कर लो। अगर आपने सेक्शंस की जिस्ट को समझ लिया ना, तो आप 6 सेंस बेस्ड भी आंसर दे पाओगे। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लो, हो सकता है मैं स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, तो इसको हेडफोन लगा के बहुत शांति से अकेले में बैठ के सुने। यही 1 महीना है, 1 महीना बचा है आप लोगों के पास, इस महीने के अलावा कुछ नहीं है। इस महीने में आप भगवान का नाम लीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए और पढ़ते रहिए, या फिर इस बात का दुख मनाकर बैठे रहिए कि मैंने अब तक क्यों नहीं पढ़ाई की, अब तक क्यों नहीं पढ़ाई की, और फिर अब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़ाई वो होती है जो आखिरी सांस तक लड़ी जाए। चमत्कार तभी होते हैं जब आप मेहनत करते हैं। हो सकता है भगवान आपको थोड़ा सा सहारा देने की सोच रहा है और आप बहुत ज़्यादा गैप कर दें, तो कम से कम उस सहारे तक तो पहुंचिए, तभी तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। चलिए 164 में अगली चीज़ ये आ जाती है कि कोई भी जो इसमें आपको बता दूं कि 1 बात करता है 164 का स्टेटमेंट और कन्फेशन दोनों के बारे में, 2, 3, 4 ये स्पेशली कन्फेशन की बात करते हैं, और 5 जो है ये स्पेशली आपका स्टेटमेंट की बात करता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। जब कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है अदर देन कन्फेशन, ठीक है, अब उसमें क्या है, मैजिस्ट्रेट के ओपिनियन में जो बेस्ट कंडीशन हो उस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाए, या मैजिस्ट्रेट को ये पावर है, और ऑन ओथ होती है, ये याद रखिएगा। वो हमेशा स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होती है, ये क्वेश्चन बनता है क्या स्टेटमेंट ऑन ओथ होती है 164 की, तो 164 स्टेटमेंट ऑन ओथ होती हैं, ये याद रखना। भाई शपथ दिलाएगा, मैं गीता की कसम खा कहता हूँ कि आज तक जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो ये शपथ दिलाने के बाद ही होगा। ठीक है, क्लोज 5A पे आ जाइए, ये आपका महिलाओं से रिलेटेड ही बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द मैनर, भाई जब 5 में फॉलो किया वहीं यहाँ करेगा, लेकिन एज सुन एज कमीशन ऑफेंस ब्रॉट अप नोटिस ऑफ पुलिस, जितना जल्दी हो उसके जल्दी करेगा। नॉर्मल केसेज में 164 के बयान बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन रेप केसेज में अर्जेंट बेसिस पे होते हैं। अगर वो परमानेंट या टेम्परेरी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है जो पर्सन स्टेटमेंट देने आया मैजिस्ट्रेट के सामने, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, स्पेशल एजुकेटर को बुलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब स्पेशल एजुकेटर को बुलाएगा तो उसको वीडियोग्राफ भी कर लेना है, जो आपकी पहले स्टेटमेंट्स थी वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो स्टेटमेंट एक बार उसने दे दी, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगर कोई स्टेटमेंट दे दी यहाँ पे, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड बंदा था, उसने एक स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड कर ली, तो उसको क्या है ना, वो एग्जामिनेशन इन चीफ जो सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट देता है उसको मान लिया जाएगा, और बाद में उसी पे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है।
उसको दोबारा ट्रायल के टाइम रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं, कि पहले ही मेंटली या फिजिकली डिसेबल, आप कॉमन सेंस लगा के देखिए। तो उस टाइम मैंने उसकी जो स्टेटमेंट ले ली 164 में, उसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ मान लेंगे और उसी स्टेटमेंट पे क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है ड्यूरिंग ट्रायल। दोबारा से उसको हम वहाँ पे एग्जामिनेशन चीफ नहीं कराएंगे। एक बार स्पेशल एजुकेटर बुला लिया यार, कितना काम कराओगे। सिंपल लॉ को ना फन के साथ पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग द कन्फेशन स्टेटमेंट ऑफ दिस सेक्शन शेल फॉरवर्ड, अगर उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद उसको उसके पास भेजेगा जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, उस मैजिस्ट्रेट के पास। तो ये 164 था। 164A देखिए, वन 164A इसको पढ़ना है तो आप किसको पढ़ना पड़ेगा, 53 को, 53A, 54 इनको पढ़ लिया ना आपने, ये सब मेडिकल है, सभी मेडिकल है। मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट बनेंगे। 53 होता है जब मेडिकल पुलिस वाला करवाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। 53A रेप की विक्टिम का जो यहाँ पे होता है, और 54 आपका होता है जहाँ पे एक अरेस्टेड पर्सन जो है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसे लगता है कि मेरा मेडिकल होना चाहिए। नहीं, बाद में पुलिस तोड़ फोड़ देगी भाई, कैसे सबूत बताऊंगा कि मैं सही आया था, मैं तो ठीक था जी, मैं तो ठीक था। तो अपने बेनिफिट के लिए वो करवा सकता है। और 164A में एक्यूज्ड ऑफ रेप का मेडिकल होता है। अब 53A में एक कंडीशन है कि 16 किलोमीटर तक अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, कोई गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर नहीं है, तो क्या कोई प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब ये 16 किलोमीटर कहाँ से हैं? फ्रॉम द प्लेस वेयर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। इस चीज़ को याद कर लेना, जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है उससे 16 किलोमीटर। ये 53A में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, 2013 हरियाणा जुडिशरी में ही पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से होगा, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट के इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिएगा। जितना मैंने बता दिया उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। रिपोर्ट के बाद जरूर देख लीजिएगा क्या क्या देता है उसमें। हाँ, इसमें एक दूसरी चीज़ ये क्या है कि 64 में विक्टिम है वो डिनाई कर सकता है, क्योंकि उसकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कंसेंट नहीं करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 53A जो है एक्यूज्ड, ही कांट डिनाई, वो एक्यूज्ड वो कैसे डिनाई कर सकता है। तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है 165। अब इन दोनों सेक्शनों को आपको कैसे याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। 165 बात करता है सर्च की, जब सर्च आपको करनी हो अपने पुलिस स्टेशन की, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है इसके जुरिस्डिक्शन के एरिया में, और 166 जब इससे बाहर किसी एरिया में करनी है इस पुलिस को, तो तब 166 लागू होता है। इतना इसमें याद रखिएगा। सेक्शन 100 के जितने भी प्रोविज़न है सर्च के, क्या है कि आपको मिनिमम 2 लोकल है इनहेबिटेंट्स, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके 2 विटनेस के तौर पे साइन चाहिए। आपको सर्च मेमो बनाना है। 100 के सब सेक्शन 3 में आपको क्या करना है, आप इंडिविजुअल की बॉडी भी सर्च कर सकते हो फॉर सर्च ऑफ एन आइटम। यहाँ जो बॉडी सर्च होती है वो सर्च ऑफ आइटम होती है। एक सर्च हम कहाँ पे करते हैं, अपना 47 में करते हैं, जहाँ पे एक्यूज की सर्च की जाती है। 166A और B ये आपके रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। 166A लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है, जहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इंडिया की जो कोर्ट्स हैं, इंडिया क्रिमिनल कोर्ट, वो किसी आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया भेजती हैं। और 166B में जब कोई फॉरेन की कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमें भेजती है, यानी इंडियन कोर्ट्स को भेजती है। इतना इसमें याद रखना है। 167 इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन 167 बात क्या करता है, ये आपको बताता है कि पुलिस कस्टडी क्या होती है और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। इसकी जर्नी शुरू होती है सेक्शन 57 से। सेक्शन 57 यहाँ बताता है कि 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखना। 24 आवर्स के अंदर क्या करना, आपको उसको पेश करना है मैजिस्ट्रेट के सामने। अब मैजिस्ट्रेट के सामने किसके भी आप पेश करोगे, अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो उसका क्या रहेगा, जो उसके सामने ले जाएंगे। अगर वो नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, जिसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर मिली हो। ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ये यहाँ पे पुलिस कस्टडी जो दे सकता है वो 15 दिन की दे सकता है, और जुडिशियल कस्टडी जो दे सकता है वो यहाँ पे 60 डेज है कि 10 साल से कम की सज़ा का प्रावधान हो, 90 डेज जब आपकी 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो।
तो इस तरह से आपको दे सकते हो। 167 आपका एक डिफ़ॉल्ट बेल की बात करता है, एक डिफ़ॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है किसको, जो एक्यूज है, जो अरेस्टेड पर्सन है उसको। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर चालान पेश नहीं होता है तो ही कैन गो फॉर द बेल। डिफ़ॉल्ट बेल होती है बट ये अपने आप उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा और सिक्योरिटी या बॉन्ड विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी देना पड़ेगा, तभी उसको छोड़ा जाएगा। ये 15 डेज इनिशियल 15 डेज में होते हैं, उसके बाद आप इसमें नहीं जा सकते हैं। इनिशियल 15 डेज में अगर आपने जो कस्टडी ले ली, ये एक बार में 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता, मैक्सिमम 15 दिन दे सकता है। और आपकी जो जुडिशियल कस्टडी है ये भी हर 15 दिन में रिवाइज होती है, एवरी 15 डेज में यहाँ पेश किया जाता है। और पुलिस वाले के पास जब फर्स्ट टाइम लेके जाएगा पुलिस वाला मैजिस्ट्रेट के पास, तो इन पर्सन लेके जाएगा फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम से थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज मीडियम उसको ले जाया जा सकता है। ये आपका 167 में प्री के हिसाब से इतनी चीज़ें हैं। डिटेल में तो बहुत कुछ है लेकिन प्री में इतना ही बहुत है इसमें। अब आ जाइए 168 पे। 168 में जब क्या है, जब आईओ कंप्लीट कर लेता है तो वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट किसको देता है, पुलिस रिपोर्ट पीआर, ये कहाँ डिफाइन है 2K में। पुलिस रिपोर्ट एसएचओ को देता है, यानी अफसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देता है। अब वो जाती है फिर से 158 के थ्रू। पुलिस रिपोर्ट भी जब 173 में मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगी तो सबसे पहले 168 में, ये समझ लीजिए इस ग्राफ को एक बार, जब आईओ ने इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दिया तो वो 168 में देगा किसको, एसएचओ को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। फिर थ्रू 158, यहाँ भी 158 वाले रूल लगेंगे, वो किसके पास जाएगी, 173 में मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी। अगर आपके एविडेंस डेफिशिएंट हैं तो क्लोजर रिपोर्ट जहाँ पे चली जाएगी, कहाँ पे जाएगी क्लोजर रिपोर्ट, 169 में। क्लोजर रिपोर्ट कब जाती है कि जब भाई एक्यूज की डेथ हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसे सोर्स नहीं मिलते हैं, सब वहाँ पे कोई एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाता है, एविडेंस डेफिशिएंट होते हैं, तो क्लोजर रिपोर्ट जाती है पुलिस की तरफ से कि जनाब केस में कुछ नहीं, केस को ख़त्म कर दिया जाए। और 170 क्या है कि जब एसएचओ के पास, ये एसएचओ का काम है, ड्यूटीज ऑफ एसएचओ हैं, जब एविडेंस सफिशिएंट होंगे तो जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनी है पुलिस रिपोर्ट, उस पे एसएचओ क्या करेगा, जो एक्यूज्ड हैं या तो उनको छोड़ देगा, किस पे, बॉन्ड और सिक्योरिटी लेके कि आप सो एंड सो कोर्ट में हाजिर हो जाना, और फिर वो थ्रू सुपीरियर ऑफिसर इसको भेज देगा मैजिस्ट्रेट के पास। 171 जो बात करेगा, ये बात करता कंप्लेनेंट एंड विटनेस को बिना बात पे परेशान नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अब विटनेस को भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, विक्टिम को भी नहीं चाहिए, उनको ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है, नहीं। कंप्लेनेंट और विटनेस को बिना बात पे पुलिस अफसर परेशान नहीं करेंगे, बिना बात पे। ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के लेके जाएंगे, ठीक है, उनको भी कस्टडी में रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब 172 केस डायरी की बात करता है। केस डायरी के ऊपर पूरा डिटेल्ड एक वीडियो है जिससे आपके बारे सारे डाउट दूर हो जाएंगे। वो केस डायरी होती क्या कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है, एफआईआर को एक नंबर दिया जाता है, 100 नंबर, यहाँ पे ईयर 2021, ऐसे ये सेम नंबर केस डायरी का भी होता है। हर एफआईआर की अलग केस डायरी होती है, हर केस की अलग होती है। आईओ अपनी डे टू डे एक्टिविटी लिखता है, ओनली आईओ एंड मैजिस्ट्रेट कैन सी दिस। सिर्फ आईओ और मैजिस्ट्रेट देख सकते हैं, ना तो एक्यूज्ड और ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट देख सकता है। लेकिन मान लीजिए 159 के तहत पुलिस वाले ने क्या किया, उसको रिफ्रेश किया है, मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए रेफ़र किया है केस डायरी को, और अंडर सेक्शन 161 एंड 145, 161 में उसका एग्जामिनेशन के टाइम पे उसको अथॉरिटी मिल गई कि उसको देख के वो भाई याद थोड़ी रहेगा पुलिस वाले को, तो जितने पार्ट को देख के पुलिस वाले ने रेफ़र किया है उतना ही पार्ट एक्यूज्ड 145 में कंट्राडिक्ट करने के लिए देख सकता है। ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 173 है पुलिस रिपोर्ट। यहाँ पे क्या है कि आ जानी चाहिए विदाउट अननेसेसरी डिले। जैसे आप 56 में भी ये बात पढ़ते हैं, एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना विदाउट अननेसेसरी डिले। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है 1A। यहाँ पे ये जो है आपकी 2009 की अमेंडमेंट है, और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि भी जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन है रेप ऑफ चाइल्ड, ये चेंज हो गया है, सॉरी ये चेंज हो गया, ये भी पुराना बेर एक्ट है, इसको आप क्रॉस कर दें। अभी जो नया इंसर्ट किया गया है 1A, इसके हिसाब से क्या कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है रिलेशन टू रेप केसेस 376 से लेकर के, अब यहाँ भी वही चीज़ है कि 376 AB DA
और DB ये डाले गए हैं 2018 में, और जो ये है ये चेंज करके कब किया गया, 2013 में किया गया है, सॉरी 2008 में। ये 2008 में चेंज हो गया था कि रेप से रिलेटेड जो है वो विदिन 3 मंथ्स की बजाय अभी 2 मंथ कर दिया गया है। इतना याद रखिएगा, 2 मंथ में रेप से रिलेटेड 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। ये एक MCQ बन सकता है आपका, इस पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम कि चार्जशीट में क्या क्या पार्टीज़ के नाम, इन्फॉर्मेशन, ये कंटेंट देख लीजिएगा एक बार क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसमें फिर आगे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 173(8) में फर्दर प्रोसीडिंग का ऑप्शन दिया गया है कि फर्दर प्रोसीडिंग कहाँ बताई गई है। तो 173(8) में फर्दर प्रोसीडिंग है। फर्दर प्रोसीडिंग जो है ट्रायल से पहले कॉग्निजेंस लेने के बाद भी, वेणु भाई केस याद रखिएगा यहाँ पे, वेणु भाई केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इवन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर दी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब 174 इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात करता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहाँ आती है, दो जगह पे है। एक आपका है 174 में जहाँ पुलिस करती है, और एक है 176 में जहाँ कोई भी मैजिस्ट्रेट करता है। 174 में पुलिस वाला अगर कोई किसी की मर्डर हो जाता है, सुसाइड हो जाती है, डेथ हो जाती है, सस्पिशन कंडीशंस है वहाँ पे, तो भाई उसकी डेथ का रीज़न बताता है। और नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म करना है जो इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए यहाँ पे ऑथोराइज है। 175 में 174 से रिलेटेड वो किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है, और 176 आपने देख लिया कि मैजिस्ट्रेट कर सकता है। इसमें इतना ही देख लीजिए, MCQ से इतना ही बनता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 12 खत्म हो जाता है। लास्ट की चीज़ हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए चले कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया इनिशियल में था, आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था चैप्टर 12 का। चैप्टर 12 जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 177 189 यहाँ पे बताया गया है जूरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। देखिए, पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट आप कहाँ पढ़ते हो, चैप्टर 3 में। क्लासेस कहाँ पढ़ते हो, चैप्टर 2 में। और जूरिस्डिक्शन आप पढ़ेंगे चैप्टर 13 में। ये 3 चीज़ें कोर्ट से रिलेटेड हैं। अब 177 सिंपल बात कह रहा है कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, ठीक है, जिसके जूरिस्डिक्शन हुआ वही कोर्ट सुनेगी भाई, इतनी सी बात इसने यहाँ कह दी। 178 कहता है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा। जब कोई सेवरल लोकल एरिया में कोई ऑफेंस होता है, मान लीजिए कहीं जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी जैसे CPC में सेक्शन 18 बात करता है, जहाँ अनसर्टेन है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, तो इस केस में जो है ऑफेंस कमिटेड हुआ है पार्टली इन वन लोकल एरिया और पार्टली इन अनदर, या फिर एक में स्टार्ट हुआ और दूसरे तक चला गया, या सेवरल एक्ट से वो बना है जो डिफरेंट लोकल एरिया में किए गए हैं। तो ये जो है इनमें से किसी में भी किया जा सकता है, इतना याद रखिएगा, किसी में भी। 179 कहता है ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज़ डन और कॉन्सिक्वेंस इंश्यूज। मान लीजिए कोई एक्ट किया तो आपने दिल्ली में, और भाई उसका जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आया वो MP में निकला, उसका इफेक्ट कहाँ आया, MP में आया। तो जब कोई भी ऐसा है कि जिसका कॉन्सिक्वेंस दूसरी जगह पे आते हैं, दिल्ली में भी कर सकते हो और MP में भी कर सकते हो, यानी जहाँ पे ये हुआ है वहाँ भी, और जहाँ कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हुए वहाँ भी, आप दोनों जगह कर सकते हो। 180 बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल की, जहाँ पे ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन, यानी कि मान लीजिए कोई एक एक्ट है फिर दूसरा एक्ट है, इनका रिलेशन है, और वो रिलेशन अगर जहाँ पे हुआ है, इसको एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको कि किसी ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया। अबेटमेंट कहाँ पे हुआ, अबेटमेंट हुआ दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में अबेटमेंट हुआ, और फिर उसके बाद रोहतक में आने के बाद वो ऑफेंस हुआ जो अबेट किया गया था। तो ये दोनों अबेटमेंट प्लस ऑफेंस ये क्या है, रिलेशन में है एक दूसरे के, अबेटेड ऑफेंस एंड अबेटमेंट। तो ये दिल्ली में भी ट्रायल चलाया जा सकता है और रोहतक में भी ट्रायल चलाया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपकी दिल्ली में चोरी हुई और उसको ले जाके किसी ने चंडीगढ़ में स्टोलन प्रॉपर्टी को रिटेन कर लिया। तो दिल्ली में चोरी हुई है और वहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी रिटेन है। स्टोलन प्रॉपर्टी रखना भी ऑफेंस है और चोरी करना भी ऑफेंस है, दोनों में रिलेशन है, दोनों जगह चलाया जा सकता है। यही आपका 180 कह रहा है। कॉन्सेप्ट को समझिए, लैंग्वेज पे मत जाइए। 181 आपका बात करता है कि प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। यहाँ कुछ IPC के ऑफेंस बता दिए गए हैं, जैसे आपका ठग है, ये आपका होमवर्क है कि आप इसमें लिख लें कि कौन सा किस में आता है। उसके बाद मर्डर है, कमिटिंग बाय ठग, डकैती विद मर्डर, इन सब के जो IPC के कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेज हैं, इनको आपका होमवर्क है इनको सबको लिखना। इनमें से जो भी ऑफेंस जहाँ हुआ है वहाँ पे वो ट्रायल चलाया जा सकता है।
182 कहता है यहाँ पे कि ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स। ये दो तरह की बात करता है, एक चीटिंग की बात करेगा फर्स्ट, ये चीट की बात करता है। चीटिंग कहाँ आती है आपके आईपीसी के 415 में। और ये बाईगैमी की बात करता है, बाईगैमी कहाँ आता है आईपीसी 494 में। तो 1 क्या कहता है यहाँ पे, सब सेक्शन 1 कहता है कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें चीटिंग इंक्लूड है, आईपीसी 415। इसका जो डिसेप्शन है ये प्रैक्टिस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, भाई कहीं फ़ोन करके लेटर करके। तो पहला क्वेश्चन बनेगा लेटर और कम्युनिकेशन वाला, इसलिए इसको ध्यान देना है। मैसेज करके आजकल व्हाट्सअप चल रहा है, तो वो कोड चाहे जहाँ पे भी वो लेटर भेजे गए या जहाँ रिसीव हुए, ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है, वहाँ कहीं भी से चलाया जा सकता है। अब बाईगैमी के केस में क्या होगा, 3 ग्राउंड बनते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि जहाँ पे ऑफेंडर लास्ट अब रिजाइड करता था अपनी पहली वाइफ के साथ, फर्स्ट स्पाउस के साथ, वाइफ नहीं कह सकते, ये एक जनरल परसेप्शन मान रखा हम लोगों ने कि बाईगैमी जेंट्स ही करते हैं। बाईगैमी इज एप्लीकेबल ऑन बोथ। तो जहाँ पे पहला अपने पहले स्पाउस के साथ वो रहता था वहाँ पे, या फिर इन केस अगर वाइफ है पहली मैरिज से, उसने अपना कहीं पे परमानेंट रेजिडेंस बना लिया है आफ्टर दी बाईगैमी, दूसरी शादी कर ली हस्बैंड ने, तो इन दो जगहों में से कहीं भी ट्रायल चलाया जा सकता है। 183 कहता है ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और व्याग। भाई समंदर की यात्रा पे निकले या जर्नी में निकले तो कहाँ पे होगा। मान लीजिए आपने बेंगलोर से ट्रेन पकड़ी दिल्ली तक, रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, इनमें से जहाँ जहाँ से आप जर्नी क्रॉस किए हो आपका सामान कहीं पे चोरी हो गया, तो कहाँ चला सकते हो, मुंबई से दिल्ली के बीच में कहीं भी आपका जुरिस्डिक्शन बनता है, आपके ऑफेंस जो ऑफेंस हुआ है उसका, उसको ट्रायल किया जा सकता है। उसके बाद 184 जो है कहीं ना कहीं एक कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है, जनरल रूल दिखाता है, जो 177 से लेकर के और 183 तक के ना, 177 से 183 तक का बेसिक प्रिंसिपल शो करता है 184। ये कहता है कि जहाँ ऑफेंस ट्राइबल टुगेदर, एक साथ ऑफेंसेस को ट्राई किया जा सकता है। इसमें जो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे ना आगे जाके, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, ये कहाँ पढ़ते हो आप, चार्ज का जो चैप्टर 17 है 211 टू 224, ये चार्ज में बात करता है, जहाँ पे डिफरेंट चार्ज को एक साथ ज्वाइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसकी बात करता है। 185 बताता है पावर टू ऑर्डर, किसकी पावर है 185 में, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि मान लो एक इस सेशन डिवीजन में केस चलेगा और एक इसमें चलेगा, ये सेशन डिवीजन 1 ये सेशन 2, तो स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है कि कौन सी डिवीजन में चलेंगे। लेकिन जो कोर्ट का पावर होता है कोर्ट का ट्रांसफ़र करने का, वो कहाँ से कहाँ है, 406 और 407, ये दोनों सेक्शन आपको रेफर करने होंगे। 406 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है, 407 में हाई कोर्ट की पावर है टू ट्रांसफर द केसेस, एंड दिस पावर विल प्रीवेल ओवर 185। स्टेट गवर्नमेंट की पावर के ऊपर ये पावर प्रीवेल करेगी, इतना यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि 186, अब मान लीजिए डिस्प्यूट आ जाता है कि कोर्ट C1 और कोर्ट C2, एक है कि इसने भी कॉग्निजेंस ले लिया और इसने भी कॉग्निजेंस ले लिया, अब कौन ट्राई करेगा। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन अगर ये दोनों सेम हाई कोर्ट के अंडर आते हैं तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अब ये जो हाई कोर्ट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट हाई कोर्ट है। इन दैट केस जहाँ पे मान लीजिए C2 में पहले आया था, पहले प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो जिस हाई कोर्ट के अंडर में C2 आता है दैट हाई कोर्ट विल डिसाइड। अंडरस्टूड, ये 186 है। 187 कहता है पावर टू इशू समन और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर। अभी आपने 185 में क्या पढ़ा था, 177 से 185 तक आपने बहुत सारे ऑफेंसेस पढ़े कि भाई दिल्ली में हुआ, रोहतक में भी कर सकते हो, यहाँ हुआ वहाँ भी कर सकते हो। मान लो अब यहाँ कर लिया आपने, तो यहाँ वाले को अगर समन वारंट नहीं करना पड़ेगा तो कर सकते हैं। ये 177 से 185 तक जो आप ट्रायल चला रहे हो उसकी पावर देता है समन और वारंट करने की। 188 और 189 ये दोनों आपके रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स वाली बात करेंगे। 166 ए, 166 बी, 105 और चैप्टर 7A पूरा आपका 105 ए से 105 एल, 105 ए से 105 एल, ये सब रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। CPC में भी नोट कर लिए, साथ साथ 44A। जब भी आउटसाइड इंडिया कुछ ऐसी बात आती है तो आपके माइंड में सिविल क्रिमिनल सब आ जाने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से ही किया जा सकता है। ये कब होता है, जब कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट करता है बाय सिटीजन ऑफ इंडिया,
वेदर ऑन हाई सी और एल्सवेयर कहीं भी करे, और या फिर नॉन सिटीजन के द्वारा किसी भी ऐसे शिप या एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। यहाँ आईपीसी आपको ध्यान आ रही होगी, जहाँ पे हम किसी को भी ट्रायल चला सकते हैं किसके ऊपर, तो उससे रिलेटेड बात करता है। अब 188 में जो आपने किया है उसके जो एविडेंसेस मिलेंगे, कैसे मिलते हैं, 166 में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं आप, तो जो एविडेंसेस आएंगे वहाँ से वो एविडेंस जो है भाई यहाँ पे एडमिसिबल होंगे, रिलीवेंट होंगे। ये आपका चैप्टर 13 भी ख़त्म हो गया है। चैप्टर 14 बात करेगा कंडीशन फॉर रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि जब 173 में के सबसेक्शन 2 में पुलिस रिपोर्ट आती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट क्या देखता है, पहले तो जुरिडिक्शन देखेगा 177 से 189 तक, ठीक है। जुरिडिक्शन के साथ साथ वो 190 से लेके 199 तक कुछ कंडीशन दी गई हैं, उन प्रीरिक्विजिट कंडीशंस को देखेगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल करती हैं देन ओनली मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 190 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट। देखिए 190 को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए। 190 में 3 तरह से आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। पहला है पुलिस रिपोर्ट, दूसरा है कंप्लेंट, और तीसरा है आपका सुओ मोटो, या कहीं से उसको मिले। 3 ऐसे तरीके हैं जिन पे वो ले सकता है। कंप्लेंट पे कंप्लेनेंट आएगा, जिस पे 200 से लेकर 203 तक एप्लीकेबल होते हैं। पुलिस रिपोर्ट 173 में आती है, और सुओ मोटो जहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट खुद से संज्ञान, आपने बहुत बार सुना होगा न्यायालय ने खुद से संज्ञान ले लिया, यही 190 है, ठीक है। सीजेएम में इम्पावर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जनरली ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास इम्पावर्ड होता है, लेकिन सेकंड क्लास को भी एम्पावर कर सकता है कॉग्निजेंस लेने के लिए, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान देना कि कौन ले सकता है, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड ऑन दिस बिहाफ। सेकंड क्लास तभी ले सकता है जब वो स्पेशली एम्पावर होगा, ये यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा। 191 ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड। मान लीजिए एक्यूज्ड कभी कोई एप्लीकेशन देता है कि जी मेरा कोर्ट तो के यहाँ से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो इन दैट कंडीशन ट्रांसफ़र की बात करता है। मेकिंग ओवर द केस टू द मैजिस्ट्रेट, देखिए मेकिंग ओवर क्या होता है कि जब सीजेएम अपने से नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को केस देता है तो उसे मेक ओवर करना बोलते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। लेकिन जब यही कोर्ट सेशन कोर्ट में जाते हैं केसेस तो उनको कमिटल बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कुछ सीजेएम आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मेक ओवर केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू, अपने नीचे, और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय सीजेएम आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ट्रायल सच कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट एज सीजेएम में बाय जनरल ऑर्डर स्पेसिफाई में होल्ड इंक्वायरी और ट्रायल, वो भी अपने से नीचे दे सकता है। लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन है 193, कोर्ट ऑफ सेशन 225 से 237 तक आप पढ़ते हो सेशन ट्रायल। तो कोर्ट ऑफ सेशन जब है कि जब कोर्ट ने स्पेशली नहीं बताया है, कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस एज कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस द केस हैज़ बीन कमिटेड। तो ये क्वेश्चन भाई दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली, ठीक है, नॉट कमिटेड टू हिम या ऑन कमीशन। तो जब उसको कमिट किया जाएगा तभी वो ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। अब एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केस मेड ओवर टू देम, देखिए यहाँ पे सेशन जज जो है, ठीक है, हाई कोर्ट के सेट ऑफ रूल जो बनते हैं, तो यहाँ पे सेशन जज जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इनको केस मेक ओवर करेगा। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस और ऑफेंस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स गिवन एविडेंस। यहाँ क्या है कि आपको आईपीसी में 172 से 188 जाना पड़ेगा। जो आईपीसी का 172 से 188 आता है, 190 आता है, चैप्टर 10 आता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी केस होंगे तो वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का रिटर्न में वो चाहिए, ठीक है भाई। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट का
के साथ कहते हैं जो कंप्लेंट आएगी दैट मस्ट बी इन रिटन। जनरली कंप्लेंट क्या है, ओरली हो सकती है, बट उसकी कंप्लेंट रिटन में आनी है, इतना यहाँ पे याद रखिएगा। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। 195A जो है प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। A witness or any other person may file a complaint in relation to an offence 195 IPC। भाई आप उसको धमका नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। अगर आपने उसको धमका दिया, आपने उसको थ्रेट किया, तो थ्रेट करने के केस में वो क्या है, आपका खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। ये 2008 में इंसर्ट किया गया था। प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसके ऊपर एक दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी का केस है कि जजेस को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन कैसे चलता है, इसके ऊपर डिटेल में तब चर्चा करेंगे। अभी इंडेक्स बेस्ड याद रखिए यहाँ से। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 20 ऑफ IPC एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट मेड बाई सम एग्रीड, यानी शादी के जो है ना भाई वो अपने आप नहीं ले सकता, सुओ मोटो नहीं ले सकता है जब तक कि कोई कंप्लेंट ना आ जाए। जो चैप्टर 20 है आपका, चैप्टर 20 किसके बारे में बात करता है, 493 से 498 IPC की बात कर रहे हैं हम। IPC ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, इनको सुओ मोटो नहीं लेना, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक आपको नहीं लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट ये आता है कि अगर पर्सन जो हस्बैंड है और आर्म फोर्सेस में सर्व करता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका कमांडिंग अफसर सर्टिफाई करता है कि उसे छुट्टी नहीं दी जा सकती है, ठीक है, तो कोई दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे वो केस लड़ सकता है। 198A प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर 498A, ये भी उसी की बात करता है। 198B, 199 प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, चैप्टर 21, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। प्री के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर पे हम ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं, तो प्री के लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा आपके पास। अभी आते हैं चैप्टर 15 पे, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। देखिए जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट जैसे ही आएगी मैजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, तो वो ओथ पे लेगा कंप्लेनेंट को। ये क्वेश्चन बनता है आपका, ओथ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई विटनेस उसके साथ आया है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है जिसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो वो राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा, साइंड बाय कंप्लेनेंट एंड विटनेस, उसके उस एग्जामिनेशन को साइन कराया जाएगा। जैसे FIR की कॉपी वहाँ साइन होती है और यहाँ मैजिस्ट्रेट भी साथ में साइन करेगा। प्रोवाइजो ये है कि जब कंप्लेंट राइटिंग में दी जाती है, ये है तब ओरली दी गई, तो मैजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, ओरली में ही एग्जामिन करना है, राइटिंग में नहीं करना है। पहली चीज़, पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी और कोर्ट हैज़ मेड द कंप्लेंट। जब पब्लिक सर्वेंट, जो हमने अभी पहले पढ़ा कि पब्लिक सर्वेंट को रिटर्न में ही देनी है, तो देखिए बात यही है, सेम चीज़ कह रहा है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट ओरली दे ही नहीं सकता, रिटर्न में देना है उसको। या कोर्ट ने कंप्लेंट की है, इन दैट कंडीशन जो चैप्टर 10 में पढ़ा था हमने, लॉफुल अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट के लिए कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पे कर देता है कुछ। मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस इंक्वायरी ट्रायल एंड अदर मैजिस्ट्रेट, जब केस मेक ओवर होते हैं तब भी नहीं करना है। मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 आफ्टर एग्जामिनिंग, भाई वो एग्जामिन करके ही देगा, तो री एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। एक जज ने कर दिया तो दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सेक्शन 200 के। प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, अब मान लीजिए अभी कंप्लेंट तो आगे लेकिन वो कम्पिटेंट नहीं है। अगर कंप्लेंट राइटिंग में आई है तो वो क्या करेगा, उसे वापस कर देगा, उस पर इंडोर्समेंट करके कि आप इसे प्रॉपर कोर्ट में ले जाओ, मैं इसको ट्राई करने के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं है मेरे पास। और अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो वो उसको वैसे डायरेक्शन दे देगा कि भाई तुम प्रॉपर कोर्ट में चले जाओ। रिटर्न ऑफ प्लेंट जो पढ़ते थे ना आप, रिटर्न ऑफ कंप्लेंट है ये। 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस 204 में आती है। इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब है सम्मन और वारंट इशू कर देना, डिपेंडिंग अपॉन सम्मन केस एंड वारंट केस। लेकिन पोस्टपोनमेंट का मतलब है कि 202 में भाई अभी किसी को बुलाएंगे नहीं, पहले मैजिस्ट्रेट साहब ये जस्टिफाई करेंगे कि हाँ वो सच में केस चलाने लायक है कि नहीं है, तो उसके लिए वो इंक्वायरी करा सकते हैं, इसीलिए ये पोस्टपोनमेंट है। इंक्वायरी वो खुद कर सकते हैं, अपने सबॉर्डिनेट से भी करा सकते हैं।
अब अगर इंक्वायरी के बाद उसमें कुछ नहीं मिलता तो ही विल डिसमिस द कंप्लेंट, इशू ऑफ प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं है। 202 में जो इंक्वायरी कराई उसमें कुछ नहीं निकला तो कंप्लेंट विल बी डिसमिस्ड। अब अगर डिसमिस हो गई तो इशू ऑफ प्रोसेस आ जाएगा। 204 इट मस्ट बी रीड विथ सेक्शन 87 चैप्टर 16। अब ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट के ओपिनियन से कॉग्निजेंस ले लिया, सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग के, तो इन दैट केस वो सम्मन केस में ही सेल डिस्क्रिमिनेशन है कि सम्मन केस में वारंट इशू नहीं करना है, लेकिन इसका एक्सेप्शन हो जाता है सेक्शन 87, समझिएगा। जबकि यहाँ पे सेल वर्ड यूज हुआ है, ये मैंडेटरी नेचर है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 87। और वारंट केस में जो वर्ड यूज हुआ है, मे वर्ड यूज हुआ है कि वहाँ पे वारंट भी इशू किया जा सकता है और सम्मन भी किया जा सकता है। ये मैजिस्ट्रेट का फुल डिस्क्रिशन है यहाँ पे। अब दूसरी बात यह है कि नो सम्मन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट एक्यूज्ड, जब तक लिस्ट ऑफ विटनेस, जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं उनकी लिस्ट नहीं दी जाएगी तब तक ना सम्मन इशू करेंगे ना वारंट इशू करेंगे। पहले आप प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट देनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि प्रोसीडिंग जो कंप्लेंट पे आई है राइटिंग में, तो हर सम्मन और वारंट जो होगा वो कॉपी ऑफ कंप्लेंट ले, जैसे कॉपी ऑफ प्लेंट लगाते थे ना हम यहाँ कॉपी ऑफ कंप्लेंट लगेगी। और जब फॉर लॉ टाइमिंग इन फोर्स कोई प्रोसेस फ़ी, भाई अब आपको प्रोसेस फ़ी तो जमा करानी पड़ेगी ना, ठीक है। अगर नहीं है तो मैजिस्ट्रेट उसको डिसमिस कर सकता है, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और जो मैंने आपको बताया था 87 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 87 का ओवर राइडिंग नेचर है ओवर 204। 205 बात करता है मैजिस्ट्रेट मे डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। भाई पर्सनल अटेंडेंस कहाँ कहाँ डिस्पेंस कर सकता है, 205 में है। इसके अलावा बताइए आप कहाँ कहाँ पे है, 273 में भी है। यानी कि जो सम्मन केसेज होते हैं, हमेशा सम्मन केसेज में ही होता है कि पर्सनल अटेंडेंस आप खुद बताओ, अपने प्लीडर को भेज दो, अपने वकील को भेज दो। लेकिन जब भी मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसे इन पर्सन बुला सकता है। 206 में है सम्मन, स्पेशल समन इन केस ऑफ पैटी ऑफेंसेस। तो पैटी ऑफेंसेस में क्या है कि खुद आने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पे जो फाइन लगाया गया है, जो भी किया गया है, आप अगर उस पर गिल्टी फील करते हो तो आप वो फाइन बाई पोस्ट थ्रू प्लीडर भेज दो और वो हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बनता है कि फ़ाइन कितना होना चाहिए, दैट शैल नॉट एक्सीड 1000, ये याद करने का क्वेश्चन है। 207 इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्यूज को क्या क्या कॉपी मिलेगी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब कुछ, एफआईआर की कॉपी मिलेगी। मैंने कहा था आपको एफआईआर का वर्ड जो है 207 में आता है 1 और आपको कहीं एफआईआर नहीं मिलेगा, ये मेंस में भी आप चीज़ लिख सकते हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड जो 161 के बयान उनकी कॉपी मिलेगी, 164 के स्टेटमेंट की कॉपी मिलेगी, एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा जो 173 के रिपोर्ट है। 173 का 5 क्या बात करता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पुलिस रिपोर्ट के साथ लगेंगे, लेकिन केस डायरी नहीं मिलेगी, ये याद रखना है। यहाँ पे केस डायरी नहीं मिलती उसको कभी भी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर पुलिस वाला चाहे तो मना कर सकता है कि सर उसको ये कॉपी मत दीजिए जनाब, इसके लिए वो एक रिटर्न एप्लीकेशन देगा, रीज़न लिखेगा कि क्यों नहीं देनी। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट देने से कोर्ट मना कर सकता है, ये कोर्ट का डिस्कशन होगा। 208 है सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी एक्यूज इन अदर केस ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में है तो वहाँ क्या होगा, चाहे भाई सेक्शन 200 में 202 में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। स्टेटमेंट एंड कन्फेशन मिलेंगे 161 164 के। एनी डॉक्यूमेंट जो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उसमें पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट पे ओथ पे लेता है किसको, आपके कंप्लेनेंट को, विटनेस को, सारी चीज़ें चेक करता है, देन ओनली ही विल इशू दी, उसको फिर कमिट करता है केस को कोर्ट ऑफ सेशन को, तो ये सारी चीज़ें उसको तब मिलेंगी। 209 है कमिटमेंट टू द केस कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राई बाय इट, ये आपका कमिटल की बात करता है। 209 में कमिट किया जाता है। 210 प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ सेम केस। इसमें सिर्फ एक बात याद रखिए कि अगर पुलिस रिपोर्ट भी आ गई और कंप्लेंट भी आ गई, ठीक है, तो कौन सा होगा, तो जो कंप्लेंट केस है उस पर स्टे लग जाएगा।
और जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो स्टे रहेगा। जैसे पुलिस रिपोर्ट आएगी द मैजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस, इतना याद रखना है आपको। तो यहाँ तक आज हमने कवर कर लिया। आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। आज आपका चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक कवर हो गया है। अब चैप्टर 17 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ बिकॉज हमने चैप्टर 12 आज क्यों शुरू किया, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा बनती है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरुआत करना चाहता हूँ ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्री और मीन्स दोनों के लिए 200 एंड 224 आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा पार्ट 3 था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। आपके कोई भी सजेशंस, कंप्लेंट, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके आपके ग्रीवेंसेज, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ मोस्ट वेलकम। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी कुछ मिस्टेक्स हैं उन्हें आप इम्प्रूव करा सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के कोऑपरेशन से ही मैं कुछ ना कुछ बेहतर कर सकता हूँ हर बार। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं इतना ही कहूँगा आपको, अगर आपने आप तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर देख लें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ और वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना चार्ज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।